टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनुराधा। आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान की कक्षा 7 की SCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक के 7 चैप्टर जंतुओं में पोषण ये लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर के अंतर्गत पोषण की आवश्यकता और भोजन के अंतर्ग्रहण की विधियाँ, मानव में पाचन किस प्रकार से होता है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, अमीबा, हाइड्रा और अन्य सूक्ष्म जीवों में संवरण और पाचन किस प्रकार से होता है, ये देखेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम सब ने अपने घर अथवा आसपास में पाए जाने वाले सभी जीवों को, चाहे वे जंतु हों या पौधे, बढ़ते हुए देखा है। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि प्रत्येक जीव को बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और इसीलिए सभी जीव अनिवार्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। आपने विभिन्न जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हुए अवश्य देखा होगा। जंतु जो है अपने से छोटे जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को तथा कुछ अन्य जंतु घास या अन्य छोटे पौधों को, फल फूल पत्तियों आदि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण की आवश्यकता ये क्या है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब आप लगातार कई घंटे तक कार्य करते रहते हैं अथवा पढ़ते हैं या खेलते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए आप भोजन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हम अपने भोजन में रोटी, दाल, चावल, घी, सब्जियां, फल आदि ग्रहण करते हैं। हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक अवयव जो हैं प्राप्त होते हैं, जैसे कि रोटी और चावल से कार्बोहाइड्रेट, दाल से प्रोटीन, घी से वसा, फल सब्जियों से विटामिन। दरअसल ये सभी अवयव यौगिक हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्हें सरल पदार्थों में खंडित करना तथा पाचन के योग्य बनाना आवश्यक है। जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को ही पाचन कहते हैं। ठीक है, जितने भी जटिल या कॉम्प्लेक्स अघुलनशील खाद्य पदार्थ हैं उनको सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना, ये पूरा की पूरा प्रक्रम ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पोषण जो है, पोषण की प्रक्रिया के प्रमुख रूप से दो भाग हैं। पहला तो हो गया खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, मतलब कि अंतर्ग्रहण। दूसरा है उसका पाचन। तो भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ। आप जानते हैं कि मानव सहित अन्य विकसित जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है। आइए अपने आसपास अन्य जंतुओं का अवलोकन करते हैं। चींटी, मक्खी, केचुआ, गौरैया, मेढक आदि भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं? क्या इनके शरीर में इस कार्य के लिए विशेष अंग होते हैं? मक्खी, मधुमक्खी, तितली आदि कीटों के मुखांग जो होते हैं विशेष प्रकार के होते हैं। इनके माउथ पार्ट विशेष प्रकार के होते हैं। टिड्डे के पैने मुखांग, मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नलिका के समान संरचना भोजन ग्रहण करने में सहायक होती है। सरीसृप वर्ग के जंतु जैसे कि छिपकली के दांत जो होते हैं मुड़े हुए और नुकीले होते हैं। इनमें चबाने वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि ये भोजन को पूरा निगल लेते हैं। स्तनधारियों के दांत काटने, फाड़ने, चबाने के अनुरूप होते हैं। पक्षियों में दांतों के स्थान पर चोंच होती है। चोंच की आकृतियां अलग अलग होती हैं जो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और फाड़ने के काम आती है। कुछ पक्षी जैसे कि बाज हो गया, चील के पंजे जो होते हैं पैने तथा मजबूत होते हैं जो भोजन को पकड़ने में सहायता देते हैं। अति सूक्ष्म जैसे कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण जो होता है वो पादपों के द्वारा होता है। कैसे होगा? पादपों के द्वारा। हाइड्रा जो है अपने स्पर्शकों के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। क्या आप जानते हैं जंतुओं के द्वारा ग्रहण किए गए इस भोजन का पाचन कैसे होता है? तो आइए जानें। इस अंतर्ग्रहण के पश्चात पाचन कार्य किस प्रकार संपन्न होता है। यहाँ पर हम जो है मनुष्य में होने वाली पाचन क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। मानव में पाचन। मनुष्यों में मुख के द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से जाता है, वहाँ से गुजरता है, जिसे कि आहार नाल कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा या मलद्वार, ये जो है आहार नाल के विभिन्न भाग हो गए। आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन निम्न प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं हम लोग। ये है मानव का आहार नाल, मानव का पाचन तंत्र। ठीक है, मुख से शुरू होगा और गुदा तक जाएगा।
मुख होगा, मुख के बाद फिर मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रास नली, ग्रास नली का भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय का भोजन फिर छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हुए बड़ी आंत जो है 3 भागों में डिवाइडेड रहेगी। ठीक है, वहाँ से मलाशय में जो वेस्ट मटेरियल होगा इकट्ठा होगा, उसके बाद गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के द्वारा। अब कैसे कैसे पाचन होता है, चलिए इसको हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि आपके मुख में सभी दांतों की संरचना और कार्य समान नहीं होते हैं। मनुष्य में जो होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं और उनके कार्य जो हैं, प्रमुख कार्य वो इस प्रकार से हैं। पहला जो है कृंतक, दूसरा रत्नक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। कृंतक जो होता है वो काटने का कार्य करता है, रत्नक फाड़ने का कार्य करता है, अग्रचवर्णक पीसने और चबाने का कार्य करता है और चवर्णक जो होता है वो पीसने का कार्य करता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको भी देख लेते हैं। दांतों की जो ऊपरी परत होती है उसे इनेमल कहते हैं। ये जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है और ये मुख्यतः जो है कैल्शियम एनेमिलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित लार मिल जाता है, जिससे भोजन चिकना और लसलसा हो जाता है। क्या आपने अनुभव किया है कि रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वो मीठी लगने लगती है? ऐसा क्यों होता है? लार में जो होता है टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है। ठीक है, टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? लार में। ये जो है रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, जिसके कारण रोटी मीठी लगती है। इसीलिए ज़्यादा चबाने पर रोटी जो है मीठी लगने लगती है। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होगा। ग्रास नली से जो है भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में जो है भोजन काफ़ी देर तक रुका रहता है। आमाशय की जो दीवारें होती हैं उससे जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मम पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होगा और रेनिन के द्वारा दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बनाता है और उसको सड़ने से बचाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवधारियों से नष्ट होने से उसको बचाता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ये कार्य हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में पहुंचता है और यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्ताशय से। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं। इन रसों में उपस्थित एंजाइम जो होते हैं भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन करते हैं। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन जो है तरल अवस्था में आ जाता है। अब भोजन जो है छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुंचता है। इसकी दीवारों पर अंगुली नुमा कुछ उभार पाए जाते हैं, जिनको कि विलाई कहा जाता है। इस भाग द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थ जो हैं अवशोषित किए जाते हैं और ये क्रिया कहलाती है अवशोषण। ठीक है, अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब भोजन का अनुपयोगी भाग बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर इसमें से अतिरिक्त पानी का भी अवशोषण कर लिया जाता है और बचा हुआ अपशिष्ट जो है भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। इस प्रकार पोषण की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण पूर्ण होते हैं। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण। ठीक है, आइए विभिन्न अंगों में होने वाली पाचन क्रिया को तालिका से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख गुहा में टाइलिन लार मुख गुहा में निकलेगा, जिसमें टाइलिन नामक एंजाइम होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन करेगा और माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देगा। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं हुआ होगा। अमाशय में जब भोजन पहुंचेगा तो यहाँ पे जठर रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन होगा और प्रोटीन दूध को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। पॉलीपेप्टाइड और दूध से दही बनेगा। ठीक है, छोटी आंत में पित्त रस और अग्नाशयी रस पहुंचता है।
जो कि वसा, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, स्टार्च और माल्टोज इन सब का पाचन करता है। माल्टोज अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के रूप में अंतर्ग्रहण होता है। बड़ी आंत में अतिरिक्त जल का अवशोषण होगा और अस्थायी रूप से अपशिष्ट और अपचे हुए भोजन का संग्रहण और बहिक्षेपण गुदाद्वार द्वारा होता है। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। क्या आपने शाकाहारी जंतुओं, गाय, भैंस आदि को भोजन ग्रहण करते हुए देखा है? ये जंतु पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का वह भाग जो होता है वो रूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। इसके बाद जंतु जो है इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। तभी अक्सर इन जंतुओं को लगातार मुंह चलाते हुए देखा जाता है। देखा होगा आपने। चबाने का यह प्रक्रम जो होता है रोमंथन कहलाता है और ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास है। इसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। रूमिनेंट में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इस स्थान पे होता है। ये अंधनाल जो है मनुष्य में नहीं पाई जाती है। देख रहे हैं आप लोग, ये है रूमेन या अंधनाल। ये है जो है, यही है रूमेन। समझे? छोटी आंत और आमाशय के बीच में ही रूमेन पाई जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है, किंतु बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें कोई भी पाचन अंग विकसित नहीं होता है। फिर इन जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन कैसे होता है? आइए एक कोशिकीय जंतु अमीबा के पोषण का अध्ययन करते हैं। अमीबा एवं हाइड्रा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा जो है निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोशिका से एक अथवा अनेक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं जिन्हें पादाप कहते हैं। यह अमीबा को गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है, यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाप विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर इसे निकल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्यदानी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्यदानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की वृद्धि तथा गुणन आदि जैसी विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ खाद्यदानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रा नामक जंतु में मुख स्पर्शक से घिरा होता है। इसमें देह गुहा विकसित पाचन अंग नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह पाचन के कार्य को संपन्न करता है। स्पर्शक की सहायता से भोजन जो है मुख द्वारा अंदर आ जाता है और कोशिकाओं में इनका पाचन होता है। इस प्रकार हमने जाना कि भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में एक समान है। खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा का उपयोग जंतु अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।